1600 ब्रिटेन में एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मींस इस कंपनी की इक्विटी बहुत सारे शेयर्स में डिवाइड है, जिनको अलग अलग लोगों ने खरीदा हुआ है, और ये लोग कहलाते हैं इन्वेस्टर्स। इस कंपनी में बहुत सारे ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे थे। इस कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। इस कंपनी का काम था कि ये एशियन कंट्रीज में जाकर ट्रेड करेगी। तो अब आ जाते हैं ईयर 1608 में, जब ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडिया आने की सोचा। हमें इंडिया जाना चाहिए। वहां हम स्पाइसेस की ट्रेड कर सकते हैं, जिससे हम मीट को प्रिजर्व करके रख पाएंगे। यस कैप्टन, स्पाइसेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर 1608 में ब्रिटिशर्स सूरत इंडिया में वाटरवेज के थ्रू एंटर करते हैं। उस समय इंडिया में जहांगीर का शासन था। इंडिया आने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को समझा और अपने रिलेशंस बनाए, और फिर ईयर 1613 में कुछ ऐसा होता है। महाराज, हम सूरत में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। हम ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री खोलने का आदेश देते हैं। ये जो पेपर मुगल एम्पायर जहांगीर ने ब्रिटिशर को दिया, इसे फारमैन कहते हैं। मुगल रूल के टाइम पर फारमैन एक लीगल बिल होता था, जिसके थ्रू एम्पायर लोगों को परमिशन देते थे। मुगल एम्पायर जहांगीर ने फारमैन के थ्रू ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी सूरत में फैक्ट्री खोलने की, और फिर धीरे धीरे करके ये कंपनी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तक फैल गई। हमें और पैसे कमाने के लिए इंडिया के ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। कैप्टन, हम इंडिया में इतने सालों से रह रहे हैं। हम जानते हैं इंडिया बहुत सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ है। अगर हम इन सारे प्रोविंसेस पर कब्जा कर लेते हैं, तो हम इंडिया के रिसोर्सेस का आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में पूरी तरीके से घुस पाए थे। और फिर ऐसे ही कुछ समय बाद 1757 में ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी जीत होती है, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला को एक बैटल में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। उस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की जीत से उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो अब इंडिया पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री साबित हुई, और इसके बाद से ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी, जिसकी वजह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर भी आ गई थी। जब इस सब के बारे में ब्रिटेन की सरकार को पता चलता है, (1857) में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी को हटाकर इंडिया पर डायरेक्ट रूल करना चालू कर दिया।
और इससे ही शुरुआत होती है ब्रिटिश राज इन इंडिया। मींस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर रूल करेगी। यहाँ के प्लान्स और पॉलिसीज बनाने का अधिकार अब ब्रिटिश सरकार का होगा। मींस देश तो हमारा है लेकिन सरकार ब्रिटेन की है। जब एक देश दूसरे देश पर राज करता है तो इसे कॉलोनियलाइजेशन कहते हैं। जो कंट्री राज करती है उसे रूलर कंट्री कहते हैं और जिस कंट्री पर रूलर कंट्री रूल करती है उसे कॉलोनी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश राज की वजह से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ। और ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया कैसा देश था। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले 1/3 लोग खेती करते थे। मींस खेती से अपना जीवन चलाते थे और कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काम करते थे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत एक स्वतंत्र और समर्थ देश था। अब जानते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद किया। हमें इंडिया में गवर्नमेंट चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए होगा। यस सर, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करनी होगी जिससे हम वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ले पाएं। यस, यू आर राइट। वी विल लॉन्च जमींदारी सिस्टम। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम लॉन्च कर दिया। जमींदारी सिस्टम के अंदर किसानों की जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया जाता है। जमींदार किसानों से खेती करवाता है और उस खेती से जो भी फायदा होता था वो जमींदार के पास जाता था, जिसको लगान कहते थे। उस लगान के 11 हिस्से किए जाते थे, जिसमें से 10 हिस्से ब्रिटिश सरकार के पास जाते थे और 1 हिस्सा जमींदार के पास जाता था। जमींदार सारे किसानों से कह दो लगान फिक्स डेट पर ही देना होगा। जो नहीं दे पाए उससे उसकी जमीन छीन लो। जी सरकार। जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों के भले के लिए कुछ भी नहीं करते थे। ना उन्हें कोई इरिगेशन फैसिलिटी देते थे, ना कोई उन्हें सीड्स देते थे, कोई भी फैसिलिटी नहीं देते थे और उनसे उनका फायदा भी ले लेते थे। ब्रिटिश राज के समय किसानों की सबसे बुरी हालत कर दी थी। कैप्टन, हमें ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हमें ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया से रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हम अपनी एक पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं जिस पॉलिसी के अंदर हम इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाएंगे और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड बनाकर इंडिया के मार्केट में सेल करेंगे। यस सर। सर, इंडिया में सारे फार्मर्स फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं। हमें रॉ मटेरियल के लिए कैश क्रॉप्स ज्यादा ग्रो करवानी होगी। कैप्टन, इट इज इजी। हम बेचारे किसानों को लालच देकर उनसे कैश क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हैं। यस, यू आर राइट। हम इंडियन फार्मर्स को कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ज्यादा पे करेंगे। सारे फार्मर्स से कह दो कि अगर उन्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे। इस तरह से इंडिया में
कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। मींस लोग फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे। जो फूड क्रॉप्स वो खुद के कंजप्शन के लिए ग्रो करते थे, अब वो नहीं करते हैं। वो कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसे वो मार्केट में बेचेंगे और उन्हें उनसे ज्यादा पैसा मिलेगा। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से इंडिया में बहुत बुरी हालत हो गई थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आया था जब इंडिया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चरल सेक्टर को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से सारे किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे और कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थे। इंडिया में उस समय जो इंडस्ट्रीज थी वो कम थी, लेकिन उनकी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में थी। इंडिया को उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनसे ये भी नहीं देखा गया। जैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया था, वैसे ही उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बर्बाद हो गया था। तो अब हम आगे जानते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बर्बाद कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स होता है इंडस्ट्रीज को बंद करना। इंडिया में उस समय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ही हुआ करती थी, तो हम कह सकते हैं इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स होगा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे कोई भी न्यू मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में ना आ पाए, और अपनी ऐसी पॉलिसीज के थ्रू ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाया। लेकिन इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ? What is the motive of British rule behind the de-industrialization? De-industrialization के पीछे दो मेन रीजंस थे। पहला, इंडिया से सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाए ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए। जब इंडिया में कोई इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, जिससे ये रॉ मटेरियल अब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए सस्ते में मिल पाएगा। और दूसरा रीजन था कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें इंडियन मार्केट में बेचा जा सके, वो भी हायर प्राइसेस पर। इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री ना रहे जिससे इंडिया में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस ना हो पाए और इंडिया के पूरे मार्केट में सिर्फ ब्रिटिशर्स के बनाए हुए गुड्स आए, जिससे किसको फायदा होगा? पूरा ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को। Hence, these are the two main reasons for the deindustrialization in India by Britishers. लेकिन एक क्वेश्चन अब भी आता है, ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म किया? What are the main reasons for the decline of India's renowned handicraft industries? The main reason for decline of India's renowned handicraft industry was the introduction of discriminatory tariff policy by the colonial government. The policy allowed free export of raw materials from India and free import of final goods of Britain industries to India. But
heavy duty was imposed on the export of Indian handicrafts. As a result,